सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो पीपल्स पार्टी खड़ी है, तीर वाली पार्टी, जिसने इतने तीर चलाए सेहत के मैदान में, इतने तीर चलाए तालीम के मैदान में, इतने तीर चलाए इकोनॉमी में, इतने तीर चलाए हर मैदान में कि आप देखें उसका मुंह बोलता सबूत है। सिंध कितना कामयाब सूबा है। आप जाते होंगे तो आप कहते होंगे वाकई पेरिस या न्यूयॉर्क भी इसके सामने क्या। सही कह रही हूँ मैं? बिलावल ज़रदारी क्या फरमाते, जरा सुनिए। IMF के सामने झुक जाते हैं, अपने गरीब अवाम के मुआशी हुकूक पे सौदाबाजी करते हैं। वजीर आजम को हमें बताना चाहिए कि उसका कौन सा करप्शन की वजह से इतना इजाफा हुआ है महंगाई। या मान ले, हमारा बात मान ले कि वो नाअहल है, नालायक है, सिलेक्टेड है, जो भी है, घर जाना पड़ेगा और अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, अवामी नुमाइंदे इस मुआशी कत्ल पे खामोश नहीं रह सकते। सिर्फ वो लोग जो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, जो किसी और तरीके से आए हैं, वो कह सकते हैं कि महंगाई नहीं है, अवाम को कोई परेशानी नहीं है और मईशत तरक्की कर रही है, मईशत से सिमत पे जा रही है। बहुत अच्छा लगा बिलावल भाई ये सुनकर, बहुत खुशी हुई ये देखकर, बहुत सुकून हुआ जब इस बात का एहसास हुआ कि अवाम के लिए ऐवान में आवाज़ उठाई गई आपकी जानिब से। लेकिन सवाल ये है कि आवाज़ उठाने वाला कौन है? यकीनन बिलावल ज़रदारी। ये बिलावल ज़रदारी कौन है? जाहिर बात है ज़रदारी साहब का बेटा, क्योंकि इनके बाप का नाम इनके साथ है, जिनके अब्बू का नाम आसिफ अली ज़रदारी है। अब ये आसिफ अली ज़रदारी कौन है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के शौहर, और उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान के इक़्तिदार पर बैठने वाले बाइख्तियार साबिक सदर। ये बाइख्तियार वाले सदर थे, याद रखिएगा। सदर ममनून हुसैन जैसे सदर भी हमें मिले, आपको पता है। और फिर ये आसिफ अली ज़रदारी जैसे सदर भी थे, जो कि बड़े बाइख्तियार सदर थे। 5 साल विफाक में और पिछले 12 सालों से सिंध में हुकूमत किए जा रहे हैं। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला। आसिफ ज़रदारी के बेटे अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बेशक बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन है, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या जिस अवाम की बिलावल साहब बात कर रहे हैं उसमें सिंध के अवाम शामिल नहीं है? या वाकई जो आप बात करते हैं उसमें सिंध के अवाम वाकई शामिल हैं? आपको यकीन है इस बात का? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिंध के अवाम को 12 सालों में बिलावल की जमात ने 12 ऐसे बड़े रिलीफ नहीं दिए जिनकी बुनियाद पर बिलावल पूरे पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करने का दावा कर सके। पिछले 12 सालों में बिलावल ज़रदारी साहब की जमात ने ना बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिल पकड़े, सबसे पहला काम इनको ये करना चाहिए था, वो भी ना कर सके। इक़्तिदार में होने के बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो रोटी कपड़ा मकान के नारे हैं उसको अमली जामा पहनाने में कामयाबी नहीं हो सके। ना सिंध में जमहूरियत को कामयाब कर सके, ना सिंध के अवाम के लिए कुछ खास कर सके। सिंध में पीपल्स पार्टी के चंद कारनामों में से कुछ कारनामे मैं एक बार फिर गिनवा देती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। सिंध में 90,000 अफराद के लिए एक एम्बुलेंस मौजूद है। ये बड़ा कारनामा है इन लोगों का। सिंध के बड़े अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन मुश्किल से मिलती है। ये तो इतना बड़ा कारनामा है कि मैं किन अल्फाज में बिलावल साहब आपका शुक्रिया अदा करूं सिंध के अवाम के बिहाफ पर। वज़ीर आला सिंध के अपने हल्के में हॉस्पिटल नहीं है। शाबाश वज़ीर आला सिंध साहब कि आपके हल्के में हॉस्पिटल नहीं है और आप कहलवाते हैं वज़ीर आला सिंध और कहते हैं हमने बड़ी खिदमत की जख्मियों, बीमारों और मुर्दों के ले जाने के लिए। एम्बुलेंस नहीं होती, तालीम नहीं है वहाँ पे, पूरी तरह ग़िज़ा मुयस्सर नहीं है, और नारा आपका रोटी कपड़ा मकान। रोटी तो दे नहीं सके, कपड़े मकान की बात मैं बाद में करूँगी। थर में अगर हम बात करें, भूख से अमवात होती हैं, आज भी कल भी होती रही, आज भी भूख से थर के अवाम मर रहे हैं बेचारे। कानून का निज़ाम ऐसा है कि वडेरा सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले को दिन दिहाड़े मार दिया जाता है और आज तक उसके मुल्ज़िमान पकड़े नहीं जा सके। मैरिट की बात क्या करूं, मैरिट तो दफन हो गया। या जिंदा बंदे को याद नहीं रखा जाता तो दफन वाले के बारे में मैं क्या बात करूं? मैरिट एक ऐसी चीज़ है जो दफन हो चुकी है, तो कौन बात करेगा दफन की हुई चीज़ के बारे में? मैरिट कि वो भी किसी चीज़ का नाम है। सरकारी नौकरी पर्चियों पे मिलती है, रिश्वत पर मिलती है सिंध में। वो प्रोग्राम जो बेनज़ीर की शहादत के बाद उनके नाम से शुरू किया गया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसका हाल ये था कि उससे फ़ायदा उठा रहे थे ब्यूरोक्रेट्स। बड़े गरीब लोग हैं बेचारे, वाकई डिज़र्व करते हैं कि इनको पैसे दें बेचारों को। सरकारी अफसरान बहुत ही गरीब बेचारे, और सरकारी मुलाजिमिन डिज़र्विंग हैं। सही कहते हैं, बेचारों को पैसे नहीं मिलते होंगे, है ना?
गरीब को वो 1000 रुपए भी देने को तैयार नहीं थे। ये इन लोगों की औकात। ये चंद बड़ी बड़ी बातें थीं जो मैंने आपको बताना यहाँ पे ज़रूरी समझा। मैं बार बार बताती रहूँगी। अब ये दो वो सियासी जमातें जो आज आवाम से कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो ताकि इन दोनों में से कोई एक मुल्क संवार सके, मुल्क संवार सके। मुझे तो ये जुमला ही हजम नहीं होता। मुल्क को संवारेंगे ये लोग, जैसे आज तक संवारा। संवारने की डेफिनेशन भी आपकी नज़र में शायद वही होगी जो जमहूरियत की डेफिनेशन है। अब इनके अलावा एक और उम्मीदवार है जिनका नाम है, वैसे गेस कर सकते हैं अवाम में किसका नाम लेने जा रही हूँ? मौलाना फजल रहमान, वन एंड ओनली मौलाना फजल रहमान। उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि उनका दस्तरख्वान हमेशा उनके कंधे पर होता। ऐसा ही है, जहाँ मौका मिलता है मौलाना साहब को कंधे से दस्तरखान उतारते हैं और बिछा कर वहीं पे चौंकड़ी मार के बैठ जाते हैं मौलाना साहब। इमरान खान का मसला ये कि उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में दस्तरखान लगाने पर पाबंदी लगा दी। अब ये मसला तो बहुत बड़ा मसला था मौलाना साहब के लिए, ज़रा सोचिए। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरतमंद आप हैं तो लंगर खाने खोल देते हैं, वहाँ पर अपना दस्तरखान लगवाओ। और उन्होंने मौलाना फजल रहमान जैसे मुस्तहिक अफराद को ये कहकर मिनिस्टर इनक्लेव से बाहर निकाल दिया कि मुल्क में कई शेल्टर होम्स बना दिए, अगर मुफ्त के घर में रहना है तो वहाँ आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब ये बात मौलाना फजल रहमान साहब से हज़म नहीं हुई और होनी भी नहीं थी। एक तो हुकूमत से अलग होने के बाद उनका हाजमा वैसे ही ख़राब हो चुका है, ऊपर से इमरान खान के ऐसे इक़दामात ने मौलाना फजल रहमान को तैश दिला दिया, गुस्सा दिला दिया। उन्होंने कोशिश की कि हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलकर गिरा दें, लेकिन जब ऐसा हो नहीं सका तो उन्होंने मदरसों का सहारा लिया। इसमें भी उनको नाकामी हुई, लेकिन उनके धरने की वजह से मकबूजा कश्मीर का मामला ज़रूर दब गया। अब मौलाना फजल रहमान साहब एक बार फिर एहतजाजी तहरीक चलाने का दावा कर रहे हैं। वो एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने के मूड में बाकायदा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि गुर्बत, महंगाई और कर्ज़ों तले दबी हुई अवाम क्या मौलाना फजल रहमान को मुल्क का वज़ीर आज़म बनता हुआ देख सकेगी? मतलब कैसा लगता है सुन के कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान, सुन के अजीब सी फीलिंग आती है। अब क्या अवाम में इतना हौसला बचा है कि वो ऐसा एक, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ऐसा सानेहा बर्दाश्त कर ले कि मौलाना फजल रहमान के आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिखा हो? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। फिर अवाम के पास ऑप्शन क्या है, ये है बड़ा सवाल। ये तीनों तो आजमाए हुए हैं। एक इलाज के नाम पर सियासत कर रहे हैं, दूसरा भुट्टो को जिंदा करने की कोशिश में लगा हुआ है, और तीसरा इस्लाम के नाम पर दस्तरख्वान अपने कंधे पे सजा के फिरता रहता है जगह जगह के, कहाँ जगह मिले बिछा के चौंकड़ी मार के खाना शुरू कर। इन लोगों ने अगर मुल्क चलाना होता, ये इक़्तिदार से बाहर होते क्या नाज़रीन? या आप लोग इनको इक़्तिदार से बाहर करते? ये तो आपके हाथ में है ना पावर, कि आप वोट देते हैं, हम वोट देते हैं, हम वोट दे के इनको आगे लाते हैं जिसको हमने लाना होता है। क्या ये इक़्तिदार से बाहर होते अगर ये कुछ करते मुल्क के लिए? कभी नहीं। 3 बार 2 खानदान एक मौलाना, ये तो पूरी फिल्म बन सकती, बड़ा टाइटल है, 3 बार 2 खानदान एक मौलाना इत्तेहादी। लेकिन इस लव ट्रायंगल ने मुल्क और अवाम को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। फिर आगे इनसे मुस्तकबिल की उम्मीद, क्या बेवकूफ़ी नहीं होगी? यकीनी तौर पे बेवकूफ़ी होगी। बेशक इमरान खान से लाख इख्तिलाफ़ात हैं, आपको भी हैं, मुझे भी हैं, हम सबको हैं, और हम करते रहेंगे जिक्र उन इख्तिलाफ़ात का। महंगाई है, गुर्बत है, कर्ज़ा है, लेकिन कर्ज़ा लेने वाला क्या करप्ट है? करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है, खुद पर नहीं लगाएगा, जायदाद नहीं बनाएगा, पैसे नहीं छुपाएगा, और ना किसी और को जायदाद बनाने देगा, ना किसी और को चोरी करने देगा। पहली बार पैसा इस मुल्क के सबसे गरीब तबके पर लग रहा है, इसलिए जिस तब्दीली की ख्वाहिशमंद आवाम है वो अभी शायद नज़र नहीं आ रही। पहली बार इस मुल्क में सड़क पर सोने वाला छत के नीचे सो रहा है। क्या ये तब्दीली नहीं है? इसलिए अभी मुझे और आप जैसे जितने भी लोग हैं उनको तब्दीली शायद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन शायद बहुत ज़्यादा थी, या फिर नारे बहुत ज़्यादा थे। तब्दीली गवर्नमेंट जब आएगी, पीटीआई जब आएगा इमरान, तो पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। शायद वो एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी कि अभी वो जब नज़र नहीं आती, कि होती हुई दिखाई नहीं देती, तो तमाम लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। लेकिन आप वो सब कुछ भी देखें जो हो रहा है। पहली बार आप देखें कि भूखे को मुफ्त खाना मिल रहा है, उस भूखे को जिसको आज से पहले को पूछने वाला नहीं था, जो सड़कों पर सोता था, आज वो छत के नीचे सोएगा। और इस एलीट
तबके की अगर मैं बात करूं, इनको नज़र ही नहीं आते थे ऐसे लोग। हमारा मसला ये कि हमने तब्दीली देखी तो ज़ाहिरी तौर पर बड़े बड़े मंसूबों की शक्ल में, बड़ी बड़ी सरमायाकारी की शक्ल में, तामीर होते हुए ऊंचे महलात की शक्ल में, सरकारी प्रोटोकॉल की शक्ल में, मखसूस तबकों को फ़ायदे की शक्ल में। लेकिन अब हो ये रहा है कि तब्दीली आ रही है नीचे से। बहुत ही गरीब पिसा हुआ तबका जिसे मुआशरे ने हमेशा नज़रअंदाज किया, ये एक तल्ख हकीकत है, हमेशा नज़रअंदाज किया, आज उसको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो भी इसी मुआशरे का एक हिस्सा है। ये एक अच्छी बात। बेशक इमरान खान साहब से दोबारा कहूँगी कि लाख इख्तलाफात सही, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत से मसाइल हैं और वो मसाइल पिछले अदवार में भी थे। अवाम तब भी रो रहे थे, अवाम अब भी कहीं ना कहीं रोते हुए दिखाई देते हैं। अवाम इसी तरह पिछले अदवार जो इन लोगों के थे तब रोते हुए दिखाई देते थे। औरतें रिक्शों में बच्चे पैदा करती थी, अस्पतालों में बेड्स होते नहीं थे, अद्वियात होती नहीं थी, खाने पीने की अशिया कीमती होती जा रही थी, हड़तालें थी, लूट मार थी। इस बार भी है, लेकिन सिर्फ मायूसी नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।